गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आप लोग आज समझाएंगे शब्दरूप और धातुरूप। ठीक है, यानी शब्दरूप क्या होते हैं और धातुरूप क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले शब्दरूप। शब्दरूप, ठीक है। शब्दरूप यानी कि शब्दरूप क्या होता है। सबसे पहले शब्द की परिभाषा आएगी। क्या आएगा इसमें शब्दरूप में आएगा शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा। देखिए ये शब्दरूप धातुरूप जो होता है, शब्दरूप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इन्हें हम कर्ता के साथ करते हैं। शब्दरूप का प्रयोग वाक्य के आरंभ में बीच में किया जाता है। लेकिन जो धातुरूप होता है उसे हम कहते हैं क्रिया, तो इसका प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में ही किया जाता है। ठीक है, तो देखिए शब्द की परिभाषा। शब्द किसे कहते हैं, तो ये जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसे हम कहते हैं शब्द। ठीक है, शब्द की परिभाषा होती है कि वर्णों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण सार्थक समूह यानी कि ऐसा समूह जिनमें वर्णों का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकले। ठीक है, क्या होता है कि ऐसे सार्थक समूह इन शब्दों से कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलता है। इन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलता है। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं और इन समूह को यानी इन शब्दों का जो समूह होता है उसका अर्थ कुछ ना कुछ जरूर निकलता है। यानी कि ये शब्द जो होते हैं सार्थक होते हैं यानी कि उपयोगी, इनका जो अर्थ निकलता है कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा और ऐसा जो समझ में आ जाए सभी को। ठीक है, तो ये तो होगी शब्द की परिभाषा। अब शब्द के प्रकार, तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में शब्द के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं, संस्कृत में शब्द के दो भेद होते हैं। ठीक है, देखिए वर्णों के, एक बार फिर से देख लीजिए शब्द की परिभाषा कि वर्णों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं यानी शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो देखिए शब्द जो होता है क्या वर्णों से मिलकर बना होता है। वर्णों के सार्थक समूह यानी कि ऐसे वर्ण जिनका एक अपना अर्थ हो, एक इनकी अपनी पहचान हो। ठीक है, और जब ये शब्द वर्ण आपस में जुड़ जाते हैं नया शब्द बनाते हैं, ऐसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकले। ठीक है, और संस्कृत में शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के शब्द होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द क्या होता है, देखिए शब्द दो प्रकार, शब्द के दो भेद होते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। पहले ये विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द क्या होते हैं देखिए, तो देखिए विकारी शब्द भी होते हैं जिस शब्द में विकार पैदा हो, अर्थात जो लिंग वचन शब्द कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है, ठीक है, क्या उसकी परिभाषा होती है कि जिस शब्द में विकार पैदा होता है। ठीक है, जिस शब्द में विकार पैदा होता है, जिस शब्द में विकार पैदा होता है और जो वचन लिंग कारक के अनुसार बदल जाए, लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाए।
अनुसार बदल जाए। ठीक है, जिस शब्द में विकार पैदा होता है जो वचन लिंग कारक के अनुसार बदल जाए उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द जो होते हैं वो शब्द लिंग वचन कारक के कारण अनेक भागों में बढ़ जाते हैं। क्या होता है कि विकारी जो शब्द होते हैं वो वचन लिंग कारक के कारण अनेक भागों में बदल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे कि देव, मोहन, लता। जैसे देव, मोहन, लता। ठीक है, विकारी जो शब्द होते हैं वो लिंग वचन कारक के कारण अनेक भागों में बढ़ जाते हैं, जैसे कि देव, मोहन और लता। अब इसके बाद आएगा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, देखिए अविकारी शब्द क्या होता है। ये थी विकारी की परिभाषा। देखिए अविकारी शब्द, अविकारी शब्द अविकारी शब्द, देखिए जैसा इसका नाम दिया गया अविकारी, जैसे इसके पहले परिभाषा जब बताया कि शब्दों में विकार उत्पन्न होता है तो विकारी कहलाता है। लेकिन अविकारी की बात की जाती है तो इसकी परिभाषा होगी कि ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार ना हो, ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार ना हो। कोई विकार न हो, ठीक है, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। ठीक, उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है जैसे कि इसका यत्र, तत्र। ठीक है, यत्र तत्र, यत्र यानी यहाँ, तत्र मीन्स वहां, चा पुत्र, पुत्र चा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये कि जैसे अभी इससे पहले बताया था लता, मोहन, देव, तो ये क्या होता है, ये शब्दों को अगर हम बहुवचन में आएगा तो बहुवचन का शब्द बदल देंगे, लिंग बदल जाता है। ठीक है, लता स्त्रीलिंग में होता है, मोहन पुल्लिंग में। ठीक है, लेकिन ये जो अविकारी शब्द होते हैं यत्र, तत्र, पुत्र, चा, ये चाहे एक वचन हो बहुवचन हो कुछ भी हो, लेकिन ये बदलते नहीं है। इनको हम इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी रूप में लिखेंगे, तो इन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, तो ये तो हो गए शब्द के भेद। इसके दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अब देखिए शब्द के प्रकार। ठीक है, तो शब्द क्या होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं। जैसे इसके दो भेद होते हैं तो इसके प्रकार भी कितने होते हैं? दो। तो देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए शब्द के प्रकार, तो शब्द के दो प्रकार होते हैं। पहला स्वरांत और व्यंजनांत। शब्द के कितने? दो प्रकार होते हैं। शब्द के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? व्यंजनांत और दूसरा स्वरांत। दूसरा स्वरांत या व्यंजनांत। तो पहला देखिए स्वरांत। दो प्रकार होते हैं, नंबर पहला स्वरांत। ठीक है, अब स्वरांत को देखिए। स्वरांत की परिभाषा, जिस शब्द के अंत में स्वर आए, ठीक है, स्वर वर्ण आते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वरांत। जिन शब्दों के अंत में स्वर आए, स्वर आए तो उसे क्या कहते हैं? स्वरांत। स्वर यानी कि स्वर क्या होते हैं? जैसे कि हमने बताया कि जिन शब्दों के अंत में स्वर आए। अब स्वर क्या होते हैं? तो स्वर देखिए, जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ई, एन, ओ, औ, अंग, आ, ये होते हैं स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के अंत में, शब्दों के अंत में स्वर आए। स्वर यानी कि
छोटा आ से लेके आ तक के जो स्वर होते हैं अगर वे आए तो उन्हें हम कहते हैं स्वरांत। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वरांत कहते हैं। स्वरांत, उसे स्वरांत कहते हैं। देखिए इसका जो नाम है स्वरांत, तो इसके नाम से सिद्ध होता है कि स्वर जो होते हैं वाक्य के शब्द के अंत में आएंगे, स्वर धन अंत। ठीक है, आखिरी में, तो ये होते हैं स्वर। अब इसके बाद देखिए जैसे कि व्यंजनांत, जैसे कि अब देखिए ये तो हो गए इसकी परिभाषा, इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे नदी, लता, मुनि। ठीक है, रमा। तो ये देखिए इन वर्णों को देखिए, शब्दों देखिए, इन शब्दों के अंदर में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। नदी, नदी में क्या बड़ी की मात्रा स्वर है, लता में बड़ा लंबा स्वर है, मुनि में छोटी की मात्रा स्वर है, रमा में आगे स्वर। तो ये सब किसके अंदर आएंगे? स्वरांत के अंदर। इसके लिए आप देख लीजिए, इसके बाद आएगा व्यंजनांत। देखिए व्यंजनांत क्या होते हैं? देखिए व्यंजनांत, व्यंजनांत, इसका नाम भी स्पष्ट हो रहा है व्यंजनांत, यानी कि जिन शब्दों के अंत में व्यंजन आते हैं उसे हम कहते हैं व्यंजन। ठीक है, इसकी परिभाषा भी वैसे ही है जैसे इसका नाम है कि जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन व्यंजन आते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं व्यंजनांत। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यंजनांत। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन आते हैं उसे व्यंजनांत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है बलवत, बलवत, धनवत, ठीक है, तत्वत। अब देखिए इन वाक्यों का अंत, देखिए शब्दों का ता आ रहा है, तो ता किसमें आता है? व्यंजन में आता है। स्वर क्या होते हैं? स्वर आ से लेकर आ तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वर, और का से लेकर जो ज्ञा तक के वर्ण होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। ठीक है, तो ये होगी व्यंजन परिभाषा। जिन व्यंजन को, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन आता है उसे हम कहते हैं व्यंजनांत। ठीक है, उसे व्यंजनांत कहते हैं। और एक बात और है इसमें कि इनमें स्वर नहीं है, इसमें क्या व्यंजन दिया गया, और व्यंजन के बाद क्या इसमें हलंत लगा है, तो इसका एक नाम हलांत भी होता है। ठीक है, कि अंत में हलंत आया, जिन वाक्य शब्दों के अंत में हलंत आ रहा है उसे हम कहते हैं हलांत या व्यंजनांत। यानी कि वाक्य के देखिए सारे वाक्यों में हमने क्या शब्दों में लगाया है? हलंत, शब्दों में हलंत लगाया है, उसे क्या कहते हैं? हलांत। एक नाम इसका हलंत भी होता है। अब देखिए कि ये जो होते हैं व्यंजनांत, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के, जब 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं? नंबर पहले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये कौन कौन से होती है? पुल्लिंग, पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, उसके बाद आएगा नपुंसक लिंग। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब पुल्लिंग के अंदर देख लीजिए कौन कौन से शब्द रूप आते हैं। जैसे कि पुल्लिंग के अंदर आएंगे गौ, गौ यानी गो यानी कि बैल। ठीक है, पितृ पिता, जनक, करी यानी कि हाथी, राजन, रामा, ये सब पुल्लिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, अब स्त्रीलिंग के अंदर आएगा नदी, नदी, धेनु, वधु, सरिता, ये सब आते हैं स्त्रीलिंग के अंदर। ठीक है, और नपुंसक लिंग के अंदर आते हैं वारी, वारी यानी कि जल, मधु यानी कि शहद, मनस यानी कि मन,
किम मीन्स क्या, ठीक है। नामन, नामन मीन्स नाम। तो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं ये सब। अब ये तो हो गया शब्द रूप। अब देखिए इसके बाद धातु रूप क्या होते हैं। देखिए अब आएगा धातु रूप, यानी धातु रूप क्या होते हैं, धातु रूप की परिभाषा। धातु रूप, धातु की धातु किसे कहते हैं, तो पहले की धातु की परिभाषा, जैसे मैं शब्द की परिभाषा पढ़ी थी, अब आएगी धातु की परिभाषा, यानी धातु क्या होते हैं। तो धातु की परिभाषा होती है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, जैसे कि पठ, पठ मीन्स पढ़ना, गम मीन्स जाना, लिख, लिख मीन्स लिखना, ये होता है क्रिया का मूल रूप, जिसे हम कहते हैं धातु, ठीक है। अब धातु का प्रयोग, धातु के जो रूप होते हैं इन्हें चलाने के लिए हम लकारों का प्रयोग करते हैं। धातु रूप को चलाने के लिए लकारों का प्रयोग करते हैं। धातु को चलाने के लिए लकारों का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। धातु को चलाने के लिए लकारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और लकार क्या होते हैं, देखिए अब लकार की परिभाषा देखिए, तो होगी धातु की परिभाषा। अब लकार देख लीजिए, लकार किसे कहते हैं, देखिए लकार, लकार की परिभाषा, यानी धातु को चलाने के लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है, तो लकारों की परिभाषा जरूरी है। देखिए लकार किसे कहते हैं, देखिए लकार, तो लकार को क्या कहा जाता है, लकार को हम सामान्यतः काल कहते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा में लकारों को क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा इतनी है कि संस्कृत में लकारों को काल कहा जाता है, काल कहा जाता है, ठीक है। लकारों को काल कहा जाता है। अब काल क्या होते हैं, यानी समय। काल कौन से होते हैं, वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। काल का मतलब होता है समय। समय कितने, 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये तो हो गए काल, यानी कि लकार। और इसमें काल में हम लकारों को कैसे जोड़ेंगे, तो वर्तमान काल, वर्तमान काल कहते हैं लट लकार, लेट लकार, लट लकार, ठीक है। भूतकाल को बोलते हैं लंग लकार, और भविष्य काल को बोलते हैं लट लकार, ठीक है। काल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, तो काल तो 3 कालों में 3 लकार लगाते हैं, लेकिन लकार कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ये तो हो गई 3। अब इसके बाद क्या बचा, विधि लिंग लकार और लोट लकार। विधि लिंग लकार और लोट लकार, देखिए लोट लकार का प्रयोग करते हैं जहाँ पर किसी को आज्ञा दी जाए, ठीक है। किसी को आज्ञा दी जाए या किसी से विनती की जाए, प्रार्थना की जाए, वहाँ पे लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और विधि लिंग लकार का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे चाहिए का अर्थ निकलता है। तो ये हो गए आपके धातु, ठीक है। धातु का मूल अर्थ होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। और धातुओं का प्रयोग किया लकारों में किया जाता है। लकार हमारी 5 होती है, 3 को हम अपने समय में लगाते हैं और बाकी की 2 बचते हैं, उन्हें हम अपने वाक्य के अनुसार जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके शब्द रूप और धातु रूप, ठीक है। ये शब्द रूप धातु रूप हो गए। इसके बाद कल हम आप लोगों को समझाएंगे
पुरुष वचन